हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। सीए इंटरमीडिएट में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, जिन जिन बच्चों ने सीए फाउंडेशन रिसेंटली क्वालिफाई किया, बहुत बहुत मुबारकबाद। रिज़ल्ट रिसेंटली बहुत ड्रॉप हुआ है। सीए फाउंडेशन और जाके आगे जाके टफ होता जाएगा और आप लोगों ने उस रिज़ल्ट को पार कर लिया है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है। और अब आप आ चुके हो एक नई जर्नी को पढ़ने के लिए, विच इज़ सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में बच्चों, टोटल अगर हम लोग देखें तो दो ग्रुप्स हैं जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब आपको पता है कि आपका जो सीए इंटरमीडिएट का जो अटेम्प्ट है वो कौन सा अटेम्प्ट पड़ने वाला है। मई 2026। वैसे ये क्लासेस मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के लिए भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि बजट सेम रहता है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बहुत सारी बातें और हैं जो टैक्स से रिलेटेड हैं। बट अभी मैं आज आपको सीए इंटर के बारे में बता दूँ। तो आप लोगों ने फाउंडेशन क्वालिफाई करके इंटरमीडिएट में जो आप आए हो ना, स्टेजेस में फ़र्क आ गया। एक्चुअल में सीए की पढ़ाई अब से स्टार्ट होनी है। अब तक आपने सीए की पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी थी, सीए की सिर्फ एंट्री ली थी। अब सीए की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो सीए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप्स आप पढ़ने वाले हो। इन दो ग्रुप्स के अंदर ग्रुप वन, ग्रुप टू, दो ग्रुप्स के अंदर आपको इसको पढ़ना है और दो ग्रुप क्वालिफाई करने हैं। आप चाहो तो आप इंडिविजुअल वाइज, ग्रुप वाइज भी पे जो है पढ़ सकते हो, और इंडिविजुअल ग्रुप वाइज अटेम्प्ट कर सकते हो एग्ज़ाम्स। आपको तीन ग्रुप वन में एग्ज़ाम मिलते हैं और तीन ग्रुप टू के अंदर। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों? पहला तो होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एडवांस्ड अकाउंटिंग। 100 नंबर का पेपर। और मैं कहूँगा अकाउंट्स जो आपने अभी तक पढ़ी है ना, वो कुछ भी नहीं थी। इस लेवल पे आके आपको अब नई बातें पढ़नी हैं। टफ नहीं है, आसान है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो अकाउंट्स है इस वक्त। ग्रुप वन में बहुत स्कोरिंग है। ग्रुप वन के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर आप एडवांस अकाउंट्स में ला सकते हो, अगर आप तरीके से पढ़ाई करो तो। क्योंकि इस एडवांस अकाउंट्स के कोर्स में अगर हम बात करें ना, तो एडवांस अकाउंट्स में 6 से 7 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो हमें कंफर्म है कि उन चैप्टर में से क्वेश्चन आने ही हैं। और वो आसान चैप्टर हैं दोस्तों, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। इसके अलावा कुछ थियोरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि करीब करीब सारे एएस, ऑलमोस्ट सारे एएस आपके एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल है। देखो, टोटल एएस तो आपको पता ही है, एएस 29 एएस हैं, जिसमें से 27 एएस इफेक्टिव हैं, एप्लीकेबल हैं। ठीक है, मतलब नॉट फॉर एग्ज़ाम्स। जो दो एएस है ना वो डिलीट हो गए। 29 थे, दो एएस बीच में से डिलीट हो गए। अब जो है आपको 27 एस वो भी पढ़ने हैं, वो भी आपका कोर्स में है। और हर ये अलग अलग एएस, अलग अलग चैप्टर है। मतलब 27 तो एएस ही चैप्टर हो गए अकाउंट्स के अंदर। कोर्स बड़ा है। ये कह सकता हूँ कि कोर्स वाइज अगर बच्चा कहता है कि मुश्किल है तो मुश्किल होगा, अदरवाइज कंटेंट वाइज कहूँ तो बहुत आसान है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर आपका ग्रुप वन में अकाउंट्स नंबर आपको दे सकता है, तो अच्छे से पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसके बाद आपका 100 नंबर का पेपर, आपको पता है इसके बाद है लॉ। जो बिजनेस लॉज आपका, जो ये कॉर्पोरेट लॉ इसमें आता है, कंपनी लॉ भी आता है। तो वो जो लॉ है, ये सब्जेक्ट हमेशा से एक मतलब मैं कहूँगा एवरेज स्कोरिंग कहूँगा, क्योंकि जनरली बच्चे, कोई ऐसा नहीं है कि इस लॉ में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। जनरली बच्चे अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं, लॉ में कम। बट हाँ, लॉ इंटरेस्टिंग है। और मैं ये समझता हूँ कि लॉ में बच्चा अगर थ्योरी अच्छी लगती है तो लॉ में अच्छा नंबर भी ला सकता है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट हो जाता है दोस्तों, वो है 100 नंबर का टैक्सेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। दो टॉपिक आते हैं इसके अंदर, दो टैक्स के अंदर। मतलब टैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो टैक्सेशन में भी दो आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगेन, अगर आप पूछोगे सर ग्रुप वन में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो टैक्सेशन ही है। टैक्सेशन मैं ही पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स भी मैं ही पढ़ाता हूँ। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग और टैक्सेशन में टैक्सेशन बहुत टफ है, बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी टैक्सेशन ही होगा। आप पूरे सीए के अंदर जर्नी में आपको टैक्स पढ़ने का मज़ा अलग ही आएगा। उसका रीज़न है दोस्तों, टैक्स के अंदर ऐसी कुछ बातें बताई जाती हैं जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे टैक्स कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे किसी की मदद की जा सकती है। तो ये सब बातें जब आप सीखते हो ना प्रैक्टिक लॉजिकली,
यहाँ पर तो थियोरेटिकली सीख सकते हो, बट प्रैक्टिकली जब आप आगे जाके वो करोगे क्या, आर्टिकलशिप, तो आर्टिकलशिप में आप ये चीज़ें देखोगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है। डीटी और आईडीटी में इनकम टैक्स और जीएसटी आता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट है, एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन। बट टैक्सेशन मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि टैक्स का कोर्स बहुत सारा है, इतना कोर्स है कुछ कहने की बात नहीं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली 3-3 घंटे 3 to 4 आवर्स की क्लासेस लेता हूँ मैं, और इसमें आपको कम से कम 5 महीने का कोर्स तो आपको लगता ही है टाइम। तो इतना ज़्यादा कोर्स है इसके अंदर, टैक्सेशन कोर्स एंडलेस है, मतलब इतना ज़्यादा कोर्स है। बट इंटरेस्टिंग है, इसलिए बच्चा के कोप अप कर लेता है। आखिर में जाके बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे प्रैक्टिस करता है और फिर एग्ज़ाम देता है। टैक्सेशन, लॉ, एडवांस अकाउंट्स, ग्रुप 1 कंपैरेटिवली ईजी है ग्रुप 2 से। उसका रीज़न ये है कि तीनों ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, तीनों इंटरेस्टिंग है। मैं आ जाता हूँ ग्रुप 2 में। जब ग्रुप 2 की बात करता हूँ तो एक सब्जेक्ट है, आपको पता होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर अच्छे से लॉजिकली पढ़े, बच्चा अगर लॉजिकली पढ़ना चाहता है ना, तो इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर स्कोर कर सकता है। दोस्तों अकाउंट्स के अंदर आप लोग समझते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे कॉस्ट की अकाउंटिंग होती है, यानी एक प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट क्या लगती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस प्रोडक्ट के कॉस्ट को मतलब कैसे कंट्रोल के मतलब कम किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। बहुत सारी अच्छी प्लानिंग्स हैं जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत काम आती हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट को बहुत ज़रूरत होती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो ये भी आपका एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, आपके एडवांस अकाउंटिंग आगे जाके फाइनल में फिर से आएगा, ठीक है। उसको कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नाम दिया है, एफआर, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा टैक्सेशन। टैक्सेशन डीटी और आईडीटी 100 नंबर के फाइनल में जाके फिर से आएंगे। अच्छा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी। और फिर इसके बाद आ जाता है दोस्तों, फिर इसके बाद आ जाता है ऑडिट। बच्चों मैं कहूँगा, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो सर ग्रुप 1 में सबसे टफ कौन सा है, वो है टैक्सेशन। क्योंकि बच्चों को जनरली टैक्सेशन जो है वो टेक्निकल लगता है। मतलब टेक्निकल के साथ साथ ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि वो मुश्किल नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कोर्स इतना सारा है। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेशन के अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स, 7-8 चैप्टर्स से कंबाइन करके, 7-8 चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये टैक्सेशन में होता है। एडवांस अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। एडवांस अकाउंट्स में क्या होता है, जिस टॉपिक का क्वेश्चन है ना, उसका दूसरे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अच्छी बात है अकाउंट्स के अंदर। दोस्तों ऑडिटिंग भी 100 नंबर का पेपर है, बट मैं कहूँगा अगर आप ग्रुप 1 में टफ जिसमें मार्क्स लाना मुश्किल हो जाता है वो है टैक्सेशन, तो ग्रुप 2 के अंदर होता है ऑडिटिंग। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बट स्कोर करना मुश्किल। इंस्टीट्यूट बहुत ध्यान देता है इस पर, क्वेश्चन पेपर भी टफ बनाता है। ऑडिट का और टैक्सेशन का दोनों ही पेपर हमेशा से टफ रहे हैं। मतलब कभी किस्मत बहुत अच्छी होगी जिस दिन पेपर कभी ऐसा आ जाए कि टैक्स इजी आ जाए, अदरवाइज टैक्स हमेशा से ही पिछले, अगर मैं देखूं पिछले जब से मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी कुछ टाइम के बाद, मगर मैं कहूँ पिछले 5 साल से बात करूँ, इनफैक्ट 4 to 5 ईयर्स, टैक्सेशन और ऑडिट हमेशा से ही टफ रहा है। बच्चों की नाक में दम कर दिया ये पेपर ने। ऑडिट तो आप समझते हो, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो आपको अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करनी सीखनी है तो ऑडिटिंग तो करनी ही है, और जीवन भर में ऑडिटिंग ही तो करनी है आपको। इसके बाद आ जाता है दोस्तों एक और सब्जेक्ट विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, SM। बच्चों 100 नंबर का अगेन ये पेपर है। FM और SM ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, बट ये बहुत स्कोरिंग है। मैं कहूँगा FM ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग से, और SM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये थ्योरी है, बट ये थ्योरी में इतना इंटरेस्टिंग है, स्ट्रैटेजी सीखते हो, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे स्ट्रैटेजीज रन की जाती हैं, तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मुझे ये था कि मैं आपको CA इंटर का पूरा कोर्स आपके साथ चर्चा कर लूँ कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट्स इसके अंदर आपके साथ हैं। तो अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल 100 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल पेपर है, बट 100 मार्क्स भी आजकल कोई प्रैक्टिकल नहीं रहा, हर में थ्योरी पूछी जा रही है। लॉ का पेपर पूरा का पूरा थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल पेपर है, ये एक थ्योरी पेपर है। टैक्सेशन मैं कहूँगा प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों होते हैं, मिक्स होता है, इसमें थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है।
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑडिटिंग कंप्लीटली थ्योरी पेपर है, और एफएम और एसएम में ये प्रैक्टिकल है और एसएम थ्योरी है। तो कहने का मतलब यही हो गया कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। तो अगर मैं देखूं कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से ग्रुप्स के बने हुए हैं कि वहाँ पर भी आपको 1.5 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल मिलेगा ग्रुप 1 में, और 1.5 सब्जेक्ट थ्योरी, और यहाँ पर भी 1.5 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल और 1.5 सब्जेक्ट थ्योरी। अब आप देखो इंटरेस्ट आपका किस में है। प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है ना, तो आप अच्छे नंबर लेके आओगे। थ्योरी में अगर इंटरेस्ट है तो प्रैक्टिकल को थोड़ा सा निपटाना पड़ेगा ठीक तरीके से, वरना आप लोग अच्छे नंबर लेके आओगे। तो प्रैक्टिकल दोनों में। अच्छा, एक और ख़ास बात, 30% मार्क्स एमसीक्यूज़ के होते हैं हर पेपर में। ये बड़े तंग करते हैं, सब बच्चे बताएंगे। जो बच्चे पहले क्वालिफाई हो चुके हैं उनको भी ध्यान है कि 30% जो एमसीक्यूज़ हैं ये बहुत टफ होते हैं, टेक्निकल होते हैं हर सब्जेक्ट में। 30% एमसीक्यूज, आपको पता है 30 नंबर के तो एमसीक्यूज आ गए हैं 100 के पेपर में से, बाकी 70 नंबर के क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव। 30 मार्क्स एमसीक्यूज, 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। अच्छा, नो नेगेटिव मार्किंग, ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। इस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, कि मतलब अगर आपने गलत एमसीक्यू ऑप्ट कर लिया आंसर तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट आपके एमसीक्यूज़ में आपको रीजंस भी देने पड़ते हैं कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप वो आंसर ऑप्ट कर पाओगे। बिना सॉल्व किया आप आंसर ऑप्ट नहीं कर पाओगे। तो इतना आसान भी नहीं होगा एमसीक्यू, समझ गए मेरी बात? तो सीए इंटर के ये है वो पेपर। अब बच्चा कंफ्यूज्ड है कि सर मई 2026 में एक ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें। बताओ आपको क्या लगता है, एक ग्रुप बेटर है या 2 ग्रुप? एक ग्रुप ऑब्वियसली बहुत लेस टाइम में कवर कर लोगे और अच्छे से कवर हो जाएगा, तो एक ग्रुप देना चाहिए। देखो देखो सारी बच्चे ना अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए या 2। बट मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा जिसमें आपको दोनों ग्रुप देने का एडवांटेज दिखेगा। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो आप एक ग्रुप देते हो, अगर आप एक ग्रुप देते हो और आपके एडवांस अकाउंट्स में 45 मार्क्स बनते हैं, होने तो नहीं चाहिए बट अगर बनते हैं, लॉ में भी 40 मार्क्स हैं, टैक्स में भी 45 मार्क्स हैं, तो मिला के कितने बने बताओ, मिला कितने बने? 130 मार्क्स। अब ये जो 130 मार्क्स बने तो भाई साहब आप तो फेल हो। कैसे फेल हो? आपको 300 में से कितने चाहिए थे पास होने के लिए बताओ? 50% ना, 150 नंबर चाहिए थे, बट आपके मार्क्स आए कितने? 130। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप फेल हो। बट दोस्तों अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा आप मालूम है? ये जो 130 मार्क्स हैं, ये देखो 50% स्कोर करना होता है। देखो यहाँ पे आपके 45 थे, यहाँ 40 थे और यहाँ 45 थे ना। मैं ये कह देता हूँ कि मान लेते हैं कि आपके ग्रुप 2 के अंदर इन एग्रीगेट सब सब्जेक्ट में आप पास हो, तीनों सब्जेक्ट में आप पास हो, और आपके इन एग्रीगेट 180 मार्क्स बन जाते हैं आउट ऑफ 300। ठीक है, ग्रुप 2 में आपके इतने मार्क्स बन जाते हैं, और ग्रुप 1 में है आपके कितने मार्क्स हैं? 130 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300। तो बच्चों अगर मैं ये देखता हूँ ना कि 130 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आप वैसे तो फेल हो अगर आप सिंगल ग्रुप देते तो, बट मैं आपको बता दूँ आप अगर दोनों ग्रुप देते हो तो आपके टोटल मार्क्स देखे जाते हैं, बस आपको पास होना है इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में। तो बच्चों आप अगर दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एडवांटेज पता है क्या मिलेगा? आपके 310 नंबर मिल जाएंगे 600 में से, जो कि 50% से क्या हो गया, ज़्यादा, और आप पास हो गए। और मैंने ये चमत्कार होते हुए कई बार देखा है, बच्चों को बोथ ग्रुप दे दिए तो पास हुए हैं, अगर वो सिंगल देते ना तो फेल हो जाते। तो बोथ ग्रुप हर हाल में अच्छा है। दूसरा अच्छी बात बोथ ग्रुप की ये है कि रैंक होल्डर, रैंक का नाम तभी लगता है जब आप बोथ ग्रुप देते हो, तो सिंगल ग्रुप में कोई रैंक नहीं होती। मेरी बात समझ में आई? तो देखो मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे को बोथ ग्रुप देना चाहिए, मतलब तैयारी अगर स्टार्ट करता है बच्चा तो उसको बोथ ग्रुप पे ही प्लानिंग करनी चाहिए। वो बात और है कि बाद में जाके एग्ज़ाम के पहले तैयारी करते वक्त अगर उसको लगता है कि नहीं कर पाऊंगा तो बात अलग है, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि बोथ ग्रुप दें, क्योंकि बोथ ग्रुप का एडवांटेज तो है। बात समझ में आती है? 310 नंबर आप ये देख रहे हो आपके सामने। अच्छा एक और ख़ास बात, एक और बात बताऊँ, बोथ ग्रुप की नहीं, ये नॉर्मल बात की बता रहा हूँ। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में मान लो आपने दोनों ग्रुप दिए
और एक सब्जेक्ट में आप दोनों में भगवान ना करे, ठीक है, कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो एक सब्जेक्ट में अगर आपके 65 आए हैं ना, तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। और अगर आप बाकी में फेल भी हो गए ना, बाकी में मान लो फेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा फेल हो गया, ठीक है, 30 नंबर हैं, 35 हैं, फेल हो गया, फिर भी ये बच्चे के लिए पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब अगली बार उसको ये पेपर नहीं देना पड़ेगा। अच्छी बात है, बुरी बात है? अरे बहुत बढ़िया बात है। ये पेपर आपको अगली बार नहीं देना पड़ेगा, आपको बाकी दोनों पेपर देने पड़ेंगे। तो ये सीए इंटरमीडिएट की बोथ ग्रुप्स की खास बात मैंने बताई। पर सब्जेक्ट एग्जामेशन, अच्छा एग्जामेशन दो भी हो सकती हैं, तो आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा। अगर मान लो आपके इसमें भी 60 आ गए, तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा टैक्स का अगली बार ग्रुप 1 के लिए। और अदरवाइज बोथ ग्रुप देते हो तो कॉम्बिनेशन में, बोथ ग्रुप देते हो तो कॉम्बिनेशन में। तो बोथ ग्रुप के अंदर आपके कितने नंबर बन सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। देखो मैं आपको बोलूँ, बोथ ग्रुप बच्चे देते ही कम है। अगर बच्चे देंगे तो रैंक होल्डर बन सकते हैं, बच्चे देते ही कम है। तो मैं तो ये कहूँगा सब बच्चों को कि जो भी बच्चा आज सीए इंटर के लिए जा रहा है और मई 2026 अटेम्प्ट है, अभी टाइम बहुत है उसके पास, तो आज इनफैक्ट पहले 5-6 महीने जब वो पढ़ाई करता है तो उसको बोथ ग्रुप के हिसाब से सोचना चाहिए। फ्यूचर में ज़रूर आगे जाके उसके दिमाग में आइडिया आ सकता है कि मैं बोथ दूँ या सिंगल दूँ, तब वो ये सोच सकता है कि सिंगल दूँ या बोथ दूँ। फ़िलहाल के लिए उसको बोथ ही देना चाहिए। क्या मेरी बात समझे? मतलब फ्यूचर में, मतलब 5 महीने बाद जाके आपको अपनी पढ़ाई की एनालिसिस करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि यार बोथ ग्रुप सही है मेरे लिए, सिंगल ग्रुप सही है। तब टीचर के साथ डिस्कस करके, टीचर को भी क्या लगता है कि वो बच्ची कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तब जाके पता चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपके साथ कोई सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन तो नहीं देना चाहता था, मैं आपको एक सीए इंटरमीडिएट का डेमो देना चाहता था कि आपको सीए इंटरमीडिएट के बारे में पता चल जाए। मैं आपको बताऊं, सीए इंटरमीडिएट बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपकी पढ़ाई सही तरीके से होनी चाहिए, आपका फोकस सही तरीके से होना चाहिए, और दोस्त वो बनाओ अपने बैच के अंदर जो आपको हेल्प करें आपकी पढ़ाई करने के लिए। और अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जो आपको पढ़ाई करने की हेल्प नहीं कर रहे, डिस्करेज कर रहे हैं, तो वो दोस्त का कोई फ़ायदा नहीं। ये पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है, सीए इंटरमीडिएट मदद से, एक दूसरे की मदद से निकाली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो सीए इंटरमीडिएट का ये बोथ ग्रुप का सिस्टम मैंने आपको बताया, सीए इंटरमीडिएट के बारे में बता दिया। इसके बाद आपको और भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, आईटीटी वगैरह ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। चलो वो तो अलग बात है, बट सीए इंटरमीडिएट पर फोकस करो, मई 26 बोथ ग्रुप्स। ठीक है, तो हम अगली क्लास के अंदर मैं आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर लेकर जाऊंगा, जिसमें मैं आपको टैक्सेशन और अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा, पहले अकाउंट्स किस दिन डेमो रखेंगे, किस दिन टैक्स की डेमो रखेंगे, तो मैं आऊँगा फिर से। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।